रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज के करंट अफेयर्स के टेस्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज जो है करंट अफेयर्स के साथ साथ एक हॉट टॉपिक भी आपके लिए है, ज्वलंत मुद्दा, और वो है अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों और अमेरिकी सैनिकों के वापसी की जो आपकी चर्चा चल रही है। इसी मंथ होने वाली थी, हालांकि कुछ कारणों से भी टल गया है। तो उस संदर्भ में अफगानिस्तान के सिचुएशन के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे, और दूसरा यह भी चर्चा करेंगे कि अफगानिस्तान से अगर नाटो और अमेरिकी सैनिकों को हटा दिया जाता है तो भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है आपके मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, बीपीएससी आईएएस जैसे मुख्य परीक्षाओं के लिए। और रही बात इसका झारखंड जेपीएससी के लिए क्या उपयोगिता है, तो एक तो प्रारंभिक परीक्षा में उपयोगिता है, बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बनेंगे क्योंकि भारत तो का पड़ोसी देश है, सार्क का सदस्य है अफगानिस्तान। और दूसरा लाभ है आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसलिए आपको समसामयिक घटनाओं से जो है आपको पूरी तरह से परिचित रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए। तो अफगानिस्तान का जो मुद्दा है, इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर चले जाते हैं। अफगानिस्तान को विदेशी सैनिकों का कब्रगाह की संज्ञा भी दिया गया है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से संबंधित विद्वानों के द्वारा, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो उस क्षेत्र को कभी जीत पाया हो दावे के साथ, है ना। अगर आप इतिहास को देखें तो भारत के संदर्भ में अगर हम लोग विशेष रूप से विवरण करते हैं तो एक गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड ऑकलैंड। ये थे 1836 से 1842 के दौरान। इनके द्वारा क्या किया गया कि अफगानिस्तान पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया, लेकिन इसकी जो घटना की शुरुआत होती है उस समय वहाँ का शासक था दोस्त मोहम्मद। उसने पहले ऑकलैंड से ही बात करने की कोशिश की थी और अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाया था, लेकिन ऑकलैंड ने उस समय ध्यान नहीं दिया तो वह रूस की ओर थोड़ा सा झुक गया। ठीक है, ये दोस्त मोहम्मद। लेकिन बाद में ऑकलैंड के दिमाग में आया कि क्यों ना अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। ठीक है, क्योंकि भारत के अधिकांश हिस्सों पर इसका नियंत्रण हो ही चुका था। पंजाब और सिंध भी लगभग कब्जे में आने वाले थे निकट भविष्य में। 1843 में सिंध का एनेक्सेशन हुआ, विलय हुआ ब्रिटिश साम्राज्य से, और 1849 में पंजाब का विलय हो गया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। ठीक है, लेकिन अब लेट हो चुका था क्योंकि दोस्त मोहम्मद जो चला गया था आपका रूस की ओर। लेकिन फिर भी इसने क्या किया, अलेक्जेंडर बर्न को दूत बनाकर भेज दिया ऑकलैंड ने। क्लियर, ये भारत के गवर्नर जनरल थे ऑकलैंड, लेकिन दोस्त मोहम्मद ने उसे वैल्यू नहीं दिया, एक तरह से अपमानित करके भेज दिया। ठीक है, इसी दौरान क्या होता है, अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, ये वहाँ का पुराना इतिहास है, गृह युद्ध छिड़ना। और दोस्त मोहम्मद को चुनौती दे देता है जो आपका शाह शुजा वहाँ सफल नहीं हो पाता है क्योंकि दोस्त मोहम्मद काफ़ी लोकप्रिय था अफगानियों के बीच में। वह भागकर आ जाता है पंजाब और रंजीत सिंह से हेल्प मांगता है। उस समय रंजीत सिंह थे वहाँ के पंजाब के सिख शासक। तो रंजीत सिंह तो कहीं ना कहीं से तो अंग्रेज़ों का प्रभाव धीरे धीरे स्थापित हो ही रहा था, तो अंग्रेज़ों की इच्छा के बिना कोई समझौता तो हो नहीं सकता था। यही कारण था कि 1838 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ। किसके किसके बीच? रंजीत सिंह, शाह शुजा और ऑकलैंड के बीच 1838 में। ठीक है, इसी के अंतर्गत डिसीजन लिया कि जो ब्रिटिश शक्ति है, सिख शक्ति है, इन लोग क्या चीज़ में हेल्प करेंगे? शाह शुजा को अफगानिस्तान के शासक बनाने में। और यही अवसर था जो नादिर शाह आप जानते हैं कि 1739 के आसपास में अटैक किया था इंडिया पे और कोहिनूर का हीरा उठा करके लेके चला गया था। वह हीरा जो है शाह शुजा ने रंजीत सिंह को प्रदान किया इसी संधि के दौरान। ठीक है, अब जो है शाह शुजा को गद्दी पर बैठाना था, बैठवा भी दिया ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद को हटवा करके, लेकिन शाह शुजा को पसंद वहाँ के लोग नहीं करते थे और वहाँ विद्रोह हो गया। ठीक है, शाह शुजा
मार डाला गया। इसके कारण ऑकलैंड भी कुपित हो गया और इसने एल्फिंस्टन के नेतृत्व में लगभग 4,500 सैनिकों को वहाँ भेजा और 12,000 अनुचर भी थे। ठीक है, तो ये सारे लगभग 16,500 लोग भारत से जो है अफगानिस्तान गए और सारे के सारे वहाँ पर मारे गए। ठीक है, तो एक तो कहानी खत्म हो गया ब्रिटेन का। फिर धीरे धीरे समझौतावादी रुख ही रहा ब्रिटेन का, इसकी कहानी अलग है, उसको बाद में पढ़ेंगे। अफगानिस्तान का दूसरा जो नियंत्रण का प्रयास रहा शीत युद्ध के काल में। ठीक है, ऑकलैंड के बाद आइए रूस। शीत युद्ध के काल में 1979 में क्लियर रूसी सेनाएं जो है अफगानिस्तान में प्रवेश कर गईं अफगानिस्तान की इच्छा के अनुसार। 10 साल के बाद अत्यधिक नुकसान उठाने के बाद क्या हुआ, 1989 में रूसी सैनिकों को भी वहाँ से हटना पड़ा। ठीक है, भारी नुकसान हुआ। उसके बाद का घटना आता है आपका जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को अटैक हुआ और उस बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया, हजारों लोग मारे गए। इसका बदला लेने के लिए, क्योंकि इसका मूल था आपका अलकायदा, और अलकायदा जो था जलालाबाद के आसपास है, अफगानिस्तान में तालिबान के संरक्षण में पनप रहा था, तो अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। वहाँ की तालिबान सरकार को अपदस्थ कर दूसरी सरकार का गठन किया गया क्लियर अमेरिका के संरक्षण में। और अमेरिका और नाटो जो होता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये दोनों के सैनिक वहाँ पर आपका चले गए अफगानिस्तान में। लेकिन आज लगभग 20 वर्ष बीत चुका है, 2001 से 2021। जिस उद्देश्य से गए थे ओसामा बिन लादेन को मारना, ठीक है, वो सारा उद्देश्य तो पूर्ण हो चुका था। धीरे धीरे सैनिकों की कटौती भी शुरू हो गई। जैसे जैसे वहाँ सैनिक की कटौती हो रही थी नाटो और अमेरिकी सैनिकों की, उससे क्या हो रहा था, तालिबान का क्षेत्र जो है अफगानिस्तान में नियंत्रण क्षेत्र जो है वह बढ़ता जा रहा था। ठीक है, वर्तमान स्थिति का अगर हम लोग बात करें तो अफगानिस्तान में यूएसए के 2500 और नाटो के 10,000 सैनिक वहाँ पर हैं। ठीक है, और प्लान था अमेरिका का कि मई में हटा लेना है, 1 मई तक। लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पर हिंसा बढ़ गया। हाल ही में सुना होगा आप लोगों ने कि बच्चों के स्कूल पर अटैक कर दिया गया था, जिसमें बहुत से खास करके बच्चियों के स्कूल पर, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा के विरुद्ध होते हैं तालिबान के सोच जो है, उनका विचारधारा जो है वो शरीयत के आधार पर चलता है। और तालिबान जो है लड़कियों के बालिकाओं के शिक्षा के विरुद्ध हैं। ठीक है, मलाला यूसुफ़ज़ई का भी केस आप देख सकते हैं। उसी तालिबानी संस्कृति के प्रभाव के कारण उनको इतना समस्या उठाना पड़ा। तो बहुत सारी बच्चियां जो है मारी गईं अटैक में, आतंकवादी अटैक में। तो उसके बाद थोड़ा सा जो बिडेन को भी सोचना पड़ा और कुछ डिले हो सकता है लौटने में, कि कुछ व्यवस्था कर वो जो है वहाँ से हटना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ पक्का है कि नाटो या अमेरिकी सैनिक अब वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। उनको लग गया है कि अब कुछ होने जाने का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ आपका पक्का हो गया। एक, सेना का हटना जरूरी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका कुछ ऐसा व्यवस्था कर जाए ताकि उसको उस पर जो है आरोप नहीं लगे कि आप ऐसे ही हट गए वहाँ से और देश में जो है गृह युद्ध और अव्यवस्था फैल गया। ठीक है, तालिबान तो बस वेट ही कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके अमेरिकी और नाटो सैनिक यहाँ से हटें ताकि वो पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित कर ले। ठीक है, इसी प्रयास के तहत अमेरिका के द्वारा क्या किया गया, फरवरी 2021 तालिबान के साथ समझौता कर लिया गया और इस समझौते में वहाँ की अफगान सरकार को शामिल नहीं किया गया। क्लियर, ये थोड़ा सा गलती था अमेरिका का। तो कहीं ना कहीं अमेरिका मानता है कि तालिबान का प्रभाव जो है अफगानिस्तान में ज़्यादा है वहाँ के अफगानी सरकार के अपेक्षा। इस समझौते में यही
एक तरह से समझौता को ज़बरदस्ती किया गया, ठीक है, और किसी तरह अमेरिका भी मान लिया इस समझौता को कि और कोई उपाय नहीं है, चलो इस टाइप का कुछ समझौता कर देते हैं। तो इस समझौता में तालिबान ने यही स्वीकार किया कि हिंसा हम लोग नहीं फैलाएंगे, अफ़गान सरकार के साथ बात करेंगे, ठीक है, और आतंकवादियों को संरक्षण नहीं देंगे और अलकायदा जैसे आतंकवादियों और अन्य आतंकवादियों को संरक्षण नहीं देंगे। लेकिन तालिबान की बात पर विश्वास आप इस मामले में तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो तालिबान का इतिहास रहा है उसके अनुसार आप इस पर विश्वास तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से हड़बड़ी में समझौता किया है, निश्चित रूप से वह वहाँ से हटना चाहता है। और अमेरिका ने कहा कि इसके बदले में अगर ये 3 चीज़ पर रह जाता है तालिबान, तो इसके बदले में वह अपने सैनिकों को हटा लेगा। क्लियर। लेकिन परिस्थिति आपका वर्तमान में यही है कि अफ़गानिस्तान के 52% पार्ट पर तालिबान का जो है कब्जा है वर्तमान में भी, ठीक है। और देश जो है, अगर जैसे ही नाटो सैनिक, अमेरिकी सैनिक वहाँ से निकलते हैं, देश गृह युद्ध के चपेट में आ सकता है। यहाँ जो है आपका कंधार इस जगह है, हेरात यहाँ पर है, काबुल है ये, यहाँ कुंदूज है, मजार शरीफ है, मजार शरीफ। काबुल के पास से है जलालाबाद। यहाँ पर देखिए जितने बड़े बड़े शहर हैं, कंधार, हेरात और काबुल, इसके आसपास सरकार का नियंत्रण है, ठीक है। लेकिन आपका मैक्सिमम पार्ट में, ये सारे पार्ट में, इधर भी, ठीक है, इस सारे पार्ट में शहरों के आसपास छोड़ करके ये सारे पार्ट में तालिबान का नियंत्रण है। शहरों के आसपास केवल छोड़ सकते हैं आप, बड़े बड़े शहर जितने भी हैं, इधर भी आपका सारा तालिबान का नियंत्रण है। क्लियर। तो आप देख रहे हैं काबुल है, कंधार है, हेरात है, जलालाबाद है, मजार शरीफ है, कुंदूज है। तो जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर सरकार का नियंत्रण है। बाकी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में या तो तालिबान का नियंत्रण है या फिर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं सरकार और तालिबान के बीच में। एक क्षेत्र को स्पेशली केयर कीजिएगा, जलालाबाद के नॉर्थ में, यहाँ पर इस्लामिक स्टेट का प्रभाव है, खतरनाक आतंकवादी संगठन जो है इस्लामिक स्टेट। क्लियर। अगर आप इसके आसपास के देशों को देखें तो नीचे पाकिस्तान है, इधर थोड़ा सा भारत है 80 किलोमीटर सीमा, और ऊपर जो है तुर्कमेनिस्तान है, और इधर जो है उज्बेकिस्तान है। और साइड में है तजाकिस्तान। इसके बाउंड्री है, ठीक है। इस जगह जो है हेलमंद नदी प्रवाहित होती है, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, जान लीजिए। जब अफगानिस्तान का यहाँ देख रहे हैं तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि 52% पर जो है आपका तालिबान का नियंत्रण वर्तमान में भी है। तो सिचुएशन देख लिए हैं आप। अमेरिका निकलना चाहता है तो इस कारण उसने क्या व्यवस्था किया है। पहला तो ये स्टेटमेंट दिया कि अफगानिस्तान में शांति के लिए भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान को भी अमेरिका का साथ देना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो बिडेन के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई है जिसमें कहा गया है कि
अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, जिसमें जो वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि हैं, दल हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी हैं और तालिबान हैं, दोनों शामिल होंगे। और इस अंतरिम सरकार के द्वारा अफगानिस्तान के लिए क्या किया जाएगा, एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। उसके लिए अफगानिस्तान के लिए क्या किया जाएगा, एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसी के अनुसार चुनाव होगा, फिर नई सरकार बनेगी, जैसा कि भारत में हुआ था आज़ादी के बाद। लेकिन ऐसा इतना आसान वहाँ पर नहीं है, ठीक है, कि संविधान बन जाएगा, सब लोग मान लेंगे। बहुत सारे वहाँ पर कबीले हैं अलग अलग विचारों के, ठीक है। बस अमेरिका को निकलना है तो अपना व्यवस्था करके निकल जाएगा। तो इस संविधान जो बनेगा अंतरिम सरकार के पास, तो अंतरिम सरकार जब बनेगा तो जो वर्तमान सरकार है अब्दुल गनी की सरकार, उसको तो इस्तीफा देना होगा और इसके लिए वो तैयार नहीं है, ठीक है। और चुनाव जब होगा फिर नया सरकार बनेगा। तो प्रावधान तो अच्छा लग रहा है, लेकिन लागू कहाँ तक हो पाता है देखा जाए। क्लियर। अब चलिए भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन सारे घटनाओं का, अगर सैनिक चले जाते हैं, नाटो और अमेरिकन सैनिक, उसको देख लेते हैं। विकास योजनाएं भारत के द्वारा चलाई जा रही हैं अफगानिस्तान में, $3 बिलियन की, 3 अरब डॉलर या $3 बिलियन। चाबहार बंदरगाह का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पाकिस्तान की ओर से खतरे बढ़ेंगे, क्योंकि तालिबान पर पाकिस्तान का अत्यधिक प्रभाव है। तालिबान के साथ वार्ता जो है अत्यंत कठिन भारत के लिए। ओके, हथियार, नशीले पदार्थ की तस्करी बढ़ जाएगी। भारत के कश्मीर प्रांत में अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा। उसमें से पहला जो आपका प्रभाव है कि वहाँ विकास योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। 2 प्रमुख का नाम अक्सर लिया जाता है। एक सलमा बांध बनाने में मदद दिया है भारत ने, दूसरा वहाँ के संसद भवन। यहाँ की बहुत सारी कंपनियां जो है वहाँ के विकास परियोजनाओं में कार्यरत हैं, जो उन पर हमले होते भी रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार के समर्थन के कारण भारत अब तक वहाँ पर रुका हुआ है। लेकिन तालिबान की सरकार जैसे ही बनती है या तालिबान का प्रभाव बढ़ता है तो निश्चित रूप से भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि 1999 आपको याद होगा जब विमान का अपहरण कर लिया गया था तो कंधार ले जाया गया था, ठीक है, यहाँ पर ले जाया गया था कंधार, और तालिबान का उसमें पूरा समर्थन था उन आतंकवादियों को, ठीक है। और बहुत सारे आतंकवादियों को भारत को छोड़ना पड़ा था अपने यात्रियों को बचाने के लिए। तो उस चीज़ को भारत भूल नहीं सकता है। तो तालिबान को तो यह राजनीतिक समूह के रूप में मान्यता ही नहीं देता है, तो उस सरकार के साथ वार्ता कैसे करेगा अगर तालिबान की सरकार बन जाती है। और दूसरा जो है पाकिस्तान, तालिबान को जो है पूरी तरह से पाकिस्तान सपोर्ट करता है, और भारत सरकार जो है हामिद करजाई और अब्दुल गनी की सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को समर्थन करती है। हाल ही में हामिद करजाई ने कहा था कि तालिबान को बैकअप दे रहा है पाकिस्तान, यहाँ के आतंकवादियों को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी। चीन, पाकिस्तान, रूस जैसे देशों के लिए जो अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर में तालिबान के माध्यम से हमेशा उनकी इच्छा रही है कि हस्तक्षेप किया जाए और इसका मिसयूज किया जाए अफगानियों का, लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छा पोजीशन नहीं होगा। और पाकिस्तान क्या करेगा कि अफगानिस्तान सीमा पर जो उसके सैनिक हैं वो जो है शिफ्ट कर सकता है भारतीय सीमा पर, प्लस वहाँ जो ट्रेनिंग कैंप पिछले 20 वर्षों से बंद पड़े हुए हैं आतंकवादियों के, पाकिस्तान वहाँ पर खुलवा सकता है फिर से। तो कश्मीर में अव्यवस्था फैलने की फिर से संभावना बनती है, ठीक है। इसके अलावा एक आपका आता है चाबहार बंदरगाह।
चाबहार बंदरगाह का इसलिए निर्माण करने में भारत हेल्प कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान डिस्टर्ब करता था मध्य एशिया की ओर जाने में, ठीक है। तो चाबहार बंदरगाह होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान इत्यादि देशों तक, रूस तक पहुंच सकता था भारत इजीली, पाकिस्तान में इन किए बिना। लेकिन ये अवसर भी अब बेकार हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की तरह ही स्थिति तालिबान के आने से जो है आपका अफगानिस्तान की हो जाएगी भारत के लिए, क्योंकि तालिबान भारत के साथ शायद ही सहयोग करे, ठीक है। एक और जो आपका डर है कि हथियार और जो है तस्करी, आपका नशीली पदार्थों का तस्करी, चूँकि 20 साल पहले का अफगानिस्तान आप देखें तो अफीम के लिए प्रसिद्ध था, तस्करी के लिए और हथियारों के लिए, ठीक है। वहाँ विकास कार्य बहुत कम होते थे, ये सब कार्य से ही पैसा ज़्यादा इनकम होता था। इसमें फिर से वृद्धि हो सकती है, फिर से स्मगलिंग का वह इलाका बन सकता है। ऐसी स्थिति जो है भारत के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी, वहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बेहतर नहीं होगा, लेकिन फिर भी भारत के लिए कोई रास्ता नहीं है। भारत को हमेशा वहाँ के लोकतांत्रिक शक्तियों और लोकतांत्रिक समूहों को मदद करती रहनी चाहिए, अफगान जनता की मदद करती रहनी चाहिए। में जो परिस्थिति है वो विपरीत होती हुई दिख रही हैं, इसमें भारत को अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से निर्वाह करनी चाहिए। यही था एक विश्लेषण कि अफगानिस्तान से अगर नाटो सैनिक, अमेरिकी सैनिक हटते हैं तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है कि वर्तमान में चल रहे अफगान संकट क्या हैं, अगर नाटो सैनिक और अमेरिकी सैनिक वहाँ से हटते हैं अफगानिस्तान से, तो इसका भारत के हितों पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा। मैप का एक आप रफ स्केच बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें हेरात, कंधार, काबुल, जलालाबाद, कुंदूज, मजार शरीफ को दिखा दीजिए और किन किन क्षेत्रों में इस्लामिक स्टेट का प्रभाव है और तालिबान का प्रभाव है उसको जरूर दिखा दीजिए। पहला जो प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी। ए नंबर सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, बी नंबर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, सी नंबर रुड़की उत्तराखंड में, डी नंबर राजगीर बिहार में। इसमें सही उत्तर देखिए। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है। ए नंबर है 11 मई, बी नंबर है 20 मई, सी नंबर है 22 मई, डी नंबर है 19 मई। इसमें कौन सा सही उत्तर होगा आप लोगों को देना है। सिमोरग नामक अत्यंत शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। नंबर जापान, बी नंबर ईरान, सी नंबर चीन, डी नंबर पुर्तगाल। चौथा नंबर आइए, प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दिल्ली को कौन सा स्थान मिला है। ए नंबर 32, बी नंबर 36, सी नंबर 9, डी नंबर 12। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान चीन के शहर शेनझेन को मिला है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में मुंबई को 36वीं रैंक मिला है, आपको दिल्ली का बताना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आइए, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। ए नंबर 12, बी नंबर 3, सी नंबर 5, डी नंबर 2। हाल ही में नौसेना का एक युद्धपोत INS राजपूत रिटायर हो गया है, यह नौसेना में कब शामिल हुआ था। ए नंबर 1972, बी नंबर 1985, सी नंबर 1987, डी नंबर 1977। हाल ही में अरब सागर में ताउते नामक प्रचंड तूफान आया था, जिसमें बार्ज P305 नामक जहाज तूफान में फंसकर डूब गया था और 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई लोग अभी भी लापता हैं। यह जहाज किस कंपनी का था। ए नंबर ONGC, बी नंबर OIC, सी नंबर गेल, डी नंबर भारतीय नौसेना का। 8 नंबर, कोरोना के 1 वर्ष की शिथिलता के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए। ए नंबर भूटान, बी नंबर बांग्लादेश, सी नंबर नेपाल, डी नंबर जर्मनी। बांग्लादेश के द्वारा अपनी आज़ादी का 50वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है और बंगबंधु मुजीबुर रहमान के जन्म शती वर्ष भी साथ साथ मनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, भारत और बांग्लादेश के बीच एक तीसरी रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस चलने लगी है, यह किन किन शहरों को जोड़ेगी। ए नंबर ढाका कोलकाता, बी नंबर ढाका न्यू जलपाईगुड़ी, सी नंबर ढाका और अगरतला, डी नंबर कोलकाता और खुलना। चलिए, पूर्व में जो 2 रेलगाड़ियां भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही हैं उसके बारे में जान लीजिए। पहला का नाम है मैत्री एक्सप्रेस, दूसरा का बंधन एक्सप्रेस।
मैत्री एक्सप्रेस जो है कोलकाता ढाका के बीच और बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और खुलना के बीच संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, भारत और बांग्लादेश के बीच प्रवाहित होने वाली किस नदी पर मैत्री सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है, जो त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ेगा? ए नंबर तिस्ता नदी, बी नंबर फेनी नदी, सी नंबर मनु नदी, डी नंबर खोकई नदी। मैत्री सेतु जो बनी है या बनने वाली है, मैत्री सेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी जल समझौता कब हुआ था? ए नंबर 2012, बी नंबर 2011, सी नंबर 2017, डी नंबर 2013। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तिस्ता नदी समझौता पश्चिम बंगाल के प्रबल विरोध के कारण अभी तक लागू नहीं हो पाया है। फेनी नदी पर अभी भी अंतिम समझौता नहीं हुआ है, इससे त्रिपुरा के हित चूँकि प्रभावित होंगे, इसलिए त्रिपुरा सरकार का विरोध इसमें हो रहा है। इसके अलावा मनु, माहुरी, खोकई, धरला और दूध कुमार नदियों पर भी बांग्लादेश के द्वारा समझौते की मांग की जाती रही है। तो इस तरीके से आज का ये करेंट अफेयर्स था जो समाप्त होता है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। और आज के उत्तर देख लीजिए, 1 का ए, 2 का बी, 3 का बी, 4 का ए, 5 का बी, 6 का डी, 7 का ए, 8 का बी, 9 का बी, 10 का बी और 11 का बी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।